Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar where we cover the important articles with you. So today's session deals with the important current affairs of 1st of June 2023. So let's have a look without taking any other time ki what all are the important articles that we are covering today. But before that, make sure that you have subscribed to the channel so that you get the updated notifications. Like this session if you like the video. There is a feedback comment section where you can give your feedbacks with respect to this session as well. If you are liking the explanation, ये सब जो है और जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ आप उनके जवाब आंसर्स में दे सकते हो. एंड अगर सेशन अच्छे लगते हैं ऑल्सो शेयर देम अप विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. यू कैन रेफर टू देम. आप उन्हें बता सकते हो कि ये सेशन होता है श्री राम IAS के चैनल पे होता है. और दैट्स इट, इतना ही चलेगा. आप ये कर दो, ये भी बहुत बड़ी बात रहेगी. चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ. आज हम क्या कवर करने वाले हैं. सो दीज आर गोइंग टू बी अ 5 टॉपिक्स. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे. पहले आज 2 एडिटोरियल्स हैं जो कि आज हिंदू के अंदर आए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों, मतलब एडिटोरियल है, मेन से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स से भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ इट. बात क्या हो रही है? बात है, इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस? ग्राफीन इन द सेंस ग्रेफाइट. आप ये समझ लीजिए. मैं आपको पहले ना ग्राफीन के बारे में, इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताऊंगी, फिर इसके पोटेंशियल क्या है. सो ये सब चीज़ें जब आप जानोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल काफ़ी कुछ है जो आपको मालूम होना चाहिए. लाइक चैलेंजेस जो ग्राफीन इंडस्ट्री फेस कर रही है. इन सबसे पहले तो मतलब मुझे ग्राफीन की इंपॉर्टेंस ही पता होनी चाहिए. उससे भी पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफीन क्या है, राइट. सो फिर वे फॉरवर्ड पे भी हम आएंगे. सो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस आर्टिकल को कवर करेंगे ताकि अगर आपने एक मेंस का आंसर लिखना हो, आप बहुत ही सुंदर तरीके से उस आंसर को लिख सकते हो. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एप्लीकेशंस अगर आ गई ग्राफीन की तो वो भी यू कैन मेंशन देम विद योर ऑप्शन ABCD, वो भी सही हो जाना चाहिए. फिर उसके बाद यहाँ बात हो रही है चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया. कल का ही सेशन था, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी जो आज हम कवर करने जा रहे हैं इन साउथ ईस्ट एशिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम US जो चाइना को लगता है इन दैट रीजन. और US की जो शिफ्ट है टुवर्ड्स चाइना वो क्या है? अगर आपको ये 2 टर्म्स क्लियर हों, डी कपलिंग और डी रिस्किंग, जो मैंने आपके साथ कल कवर करी थी कि अब US की अप्रोच चाइना को लेकर ये है. पहले बाइडन के ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे थी डी कपलिंग. बिल्कुल ही मतलब होता है ना कि किसी को वहाँ से बिल्कुल, अगर मुझे थ्रेट आ रहा है तो मैं हर एक चीज़ से उसको हटा दूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से हटा दूँ, हर जगह से बिल्कुल बाइकआउट, बंद टाइप्स चीज़ें होती हैं, राइट. हर जगह से उसकी डिसएंगेजमेंट, ये है डी कपलिंग. डी रिस्किंग होता है जहां पर आप क्या करना चाह रहे हो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, कि जहां नेशनल सिक्योरिटी पे आपको लगता है कि दैट देयर कैन बी अ थ्रेट, राइट. सो वहां पर आप चाइना की डिसएंगेजमेंट में यू विल लिमिट इट अप, लिमिट करोगे. मुझे इस सेक्टर में लगता है दे कैन पोज अ थ्रेट, तो मैं वहाँ उसकी डिसएंगेजमेंट, आई लिमिट देयर एंगेजमेंट, राइट. सो ये अगर होगा जहाँ जहाँ, मतलब जिस जिस फील्ड में मुझे लगता है वहाँ वहाँ मैं उसकी लिमिटेशंस लगा दूँ उसको, तो ये बाकी जो कंट्रीज है वो भी स्ट्रेंथन अप करती हैं, वो भी आपके साथ आती हैं कि हाँ वी ऑल्सो थिंक कि हाँ ये एरिया में दे कैन बी अ थ्रेट टू आवर, तो यहाँ उनकी जो प्रेजेंस है उसको लिमिट करते हैं रेदर देन कि बिल्कुल हर जगह से हटा दो. तो दैट इज़ डी रिस्किंग. इसकी वजह से काफ़ी और अलायंसेस जो हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं जब दूसरे नेशंस भी US के साथ जुड़ते हैं. ये कल का पर्सपेक्टिव था जब हमने US की बात करी थी. आज चाइना को लेकर बात करेंगे, जो चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी है. ये मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या होता है ये भी जानेंगे. और फिर ये 2 आर्टिकल्स, 2 एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट कवर करने के बाद हम चलेंगे इन 3 आर्टिकल्स पे. कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? GS पेपर 3 से लिंक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैप में देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर है और अभी एक स्पीशीज की वजह से न्यूज़ में है, सो वो स्पीशीज को भी पढ़ेंगे और इस नेशनल पार्क को भी जानेंगे. नेशनल रेयर डिसीज कमेटी क्यों है, किस लिए है, रेयर डिसीजेस क्या होती हैं, कोई पॉलिसी से एसोसिएटेड है तो उसके फीचर्स, ये सब कुछ होगा. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे और ये आपके GS पेपर 2 से लिंक करता है. तो आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन.
अब बात आती है पहली तो कि इज इंडिया मिसिंग दी ग्राफीन बस। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह सुन लो कि ग्राफीन क्या है। पीएचडी नहीं करनी है, पूरा साइंस में नहीं जाना है, सिर्फ उतना डेप्थ चाहिए जितना कि आप इस आर्टिकल को समझ पाओ। ग्राफीन हम बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या है? अ यूनिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ऐसे समझ लो, अ स्पेशल एंड अ यूनिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि बना है ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? सो बेसिकली दे आर अरेंज इन अ स्पेशल पैटर्न दैट इज लाइक हनी कॉम। जैसे वो होता है ना हनी कॉम स्ट्रक्चर यू सी इन बिहाइव, वैसे होता है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, सो देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि ये जो ग्राफीन है ना, इट इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट आपने सुना है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है, लेड होती है, वहाँ दैट इज द मटेरियल दैट इज ग्रेफाइट ओनली। सो ये जो ग्रेफाइट है ना, वो पेंसिल की लिड के अंदर भी अगर आप देखते हो आगे आगे, सो वो ग्रेफाइट का है। तो ग्रेफाइट कंटेन्स मेनी लेयर्स ऑफ कार्बन, लेकिन इसको बाकी सबसे डिफरेंट कैसे बनता है? बिकॉज इट इज लाइक वन लेयर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। मतलब आप ऐसे समझो, इट इज लाइक अ शीट ऑफ पेपर, इनक्रेडिबली थिन, फ्लैट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। थिन है, फ्लैट है, लाइक अ शीट ऑफ पेपर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, स्टील से भी ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? इसकी जो अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं, दे आर लाइक एक्साइटेड अबाउट इट्स पोटेंशियल, कि इसको इट कैन हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अगर हम बात करें तो मतलब आप इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फैंटास्टिक कंडक्टर ऑफ हीट, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इनक्रेडिबली थिन, इतना पतला होता है ना, पतले लोगों में जान बहुत होती है, ये वैसा लगा लो। सो इट इज़ लाइक इनक्रेडिबली थिन एंड इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल्स, राइट? इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील, बट it is lighter. So scientists are studying this graphene because इसका applications बहुत ज़्यादा है। You can use it to make super fast, super small electronic devices, tiny computers, phones। ये applications आपसे पूछी जा सकती हैं in your prelims। तो अब आपको एक overall understanding लग गई है कि graphene क्या है, right? तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जाके। सो ग्राफीन यू कैन सी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्राफीन, ये आज के टाइम पे 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। AI इज लाइक एडवांस सॉफ्टवेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग इज लाइक एडवांस कंप्यूटर्स, ग्राफीन इज लाइक एडवांस मटेरियल। ग्राफीन मैंने आपको बताया यूनिक मटेरियल है, इनक्रेडिबली थिन, स्ट्रॉन्ग है, लाइक 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, बट स्टिल वेरी लाइटर। तो इसका पोटेंशियल देखो आप, इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी जनरेशन में, बैटरीज में, सेंसर्स में बहुत है। इवन जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, देन वेरी लाइट, तो आप इसको एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर भी इसके एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, लाइक बैटरीज के अंदर ग्राफीन कैन मेक बैटरीज बेटर बाय अलाउइंग देम टू स्टोर मोर एनर्जी एंड लास्ट लॉन्गर। सुपर कैपेसिटर्स, ग्राफीन हेल्प मेक सुपर कैपेसिटर्स विच आर लाइक फास्ट चार्जिंग बैटरीज। टच स्क्रीन्स, यू नो, टच स्क्रीन्स ऑन योर स्मार्टफोन्स जो आपकी होती हैं, टैबलेट्स, तो ग्राफीन प्ले अ रोल इन मेकिंग देम वर्क। और कंडक्टिव इंक्स, बेसिकली इट कैन बी टर्न्ड, ग्राफीन कैन बी टर्न्ड इनटू इंक दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, right? Sensors, graphene based sensors are very special devices that can sense and detect the things around them. So water purification, जो graphene oxide membranes होती हैं, they can be used to clean dirty water and make it safe to drink. और graphene की strength और durability के चक्कर में you can use it as a protective gear, जैसे armors for soldiers, क्योंकि strong material, aerospace applications बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके। तो ये है इसके applications, right? तो यहाँ पर दीज आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और मेंस में डायरेक्ट आंसर यूज कर सकते हो। दे आर यूज फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, वेयरेबल डिवाइसेस। ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स आर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, ये भी बता दिया, राइट? कंडक्टिव इंक्स, टच स्क्रीन, सुपर कैपेसिटर्स, मतलब एप्लीकेशन तो बहुत है इसके। ग्राफीन का इम्पैक्ट अगर आप देखो, इट इज फेल्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। और लेकिन चैलेंज आज के टाइम पे क्या है?
क्यों इतना पोटेंशियल है, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, या कर पा रहे हैं तो बहुत अभी प्रोग्रेस की भी ज़रूरत है। इतने पोटेंशियल होने के बावजूद भी क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा ये है कि मास प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी और डिफेक्ट फ्री ग्रेफीन की होना इज स्टिल अ रिस्ट्रेंट फॉर द ग्रेफीन मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि बिकॉज इट इज कोस्ट इंटेंसिव। एक तो ये कोस्ट इंटेंसिव है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, और तीसरा अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, सो वी लैक स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो। आई गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्शन मेथड्स आर इम्प्रूविंग रैपिडली, मेनी कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग ग्रेफाइन और इट्स डेरिवेटिव्स। देखो चाइना, यूएस, यूके, जापान, कोरिया, रशिया, सिंगापुर, ये सब लीडिंग है इन दी ग्रेफीन रिसर्च। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन दी ग्रेफीन रिसर्च, लाइक IISc बैंगलोर, स्टार्टअप्स, ये आर वर्किंग ऑन ग्रेफीन बेस्ड टेक्नोलॉजीज। लेकिन इंडिया को अभी वी स्टिल नीड टू कैच अप विद द कंट्रीज लाइक चाइना एंड ब्राज़ील इन द कमर्शियल प्रोडक्शन। इंडिया ने ग्रेफीन में जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है इन द फील्ड, वो यू कैन सी हेयर, लाइक IISc बैंगलोर ने दे हैव बिन वर्किंग ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ग्रेफीन, राइट? दे प्रोड्यूस अ ग्रेफीन बेस्ड सिस्टम सेवरल ईयर्स अगो। फिर स्टार्टअप्स और फॉरेन सब्सिडरीज जो है इंडिया के अंदर, दे आर ऑल्सो दे हैव सक्सीडेड इन ग्रोइंग ग्रेफीन बाय एक्सट्रैक्टिंग एटॉमिक कार्बन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टील। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, जैसे कि एप्लीकेशन में देखो, दे हैव ऑल्सो मिक्स्ड ग्रेफीन विद यूज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू रिसाइकिल देम इनटू द न्यू मटेरियल्स। एक नया तरीका हो गया ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्ट। ये एप्लीकेशंस हैं। इंडिया का अगर मैं नीश बताऊं तो वो है इसमें इनोवेशन लाने की। आप इसमें और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, राइट? दैट इज़ द केस है। तो यहाँ पर वी नीड टू मेक श्योर कि जस्ट अ मिनट, क्या सो इंडियाज नीश इन द फील्ड ऑफ ग्रेफीन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनोवेशन। यहाँ पर अगर आप देखो ना, द ग्रेफीन ऑक्साइड बेस्ड रैपर्स, Indian researchers discovered that these graphene oxide based wrappers loaded with preservatives can increase the shelf life of fruits and vegetables also. मतलब graphene research और innovation में further promotion चाहिए है। Indian government ने steps भी लिए हैं, like setting up India Innovation Center for Graphene in Kerala, और काफ़ी और कुछ भी। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है यहाँ पर इन सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग दीज एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ग्रेफीन। चाइना की बात करूँ तो चाइना ने अपने 13th प्लान के अंदर ग्रेफीन को प्रायोरिटी पे रखा, दे डिक्लेयर्ड इट। यूरोप की बात करूँ तो उन्होंने दे हैव एस्टैब्लिश ग्रेफीन फ्लैगशिप, मतलब एक इनिशिएटिव है जिसमें प्रॉपर बजट एलोकेटेड है। ऐसे ही इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी है कि एक नेशनल ग्रेफीन मिशन हो, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ओवरसीइंग इट्स डेवलपमेंट। और ग्रेफीन की प्रोडक्शन अभी करंटली फ्यू लोकेशंस पे ही कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हाई कॉस्ट टू वॉल्यूम रेशो। तो इंडिया शुड एम टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर प्लेयर इन द ग्रेफीन प्रोडक्शन। और यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप डिपेंडेंट रहो दूसरी कंट्रीज के ऊपर। सो इंडिया कैन सिक्योर इट्स पोजीशन इन द इमर्जिंग ग्रेफीन एज एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स रेवोल्यूशनरी मटेरियल। तो यहाँ से अगर आपसे मेन से कोई भी सवाल बनता है तो आप बहुत ईजिली उसको कैटर कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज ये एप्लीकेशंस और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आपने समझ लिए हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलें, अगला आर्टिकल देखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया अगर दिखा दूं, हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, चलो वो बाद में दिखाती हूँ। पहले ये आर्टिकल का एसेंस समझ रहे हो? इसके टाइटल से ही इसका एसेंस समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है ये आर्टिकल। चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया। चाइना की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको यूएस का रेफरेंस देके बताया, चाइना की मिलिट्री है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है टू कम्पीट विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रोटेक्ट इट्स ओन सेफ्टी इन दैट रीजन, जो चाइना को थ्रेट है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ यूएस की प्रेजेंस आना वो चाइना के लिए एक थ्रेट लगता है। चाइना का क्या है कि यहाँ खड़े हो जाओ, ये हमारी जगह है, चाइना का तो ये है। तो क्या हो रहा है ना, चाइना यहाँ पर मिलिट्री डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहा है।
People's Liberation Army आजकल they are doing many things around the world to show its power, their influence. यहाँ पर their activities as a part of their plan, उसकी भी बात करूँगी. That was started by China's President Xi Jinping in 2015. तो चाइना का प्लान है टू वर्क क्लोजली विद द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया विच आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एशियान. तो आप ये देख रहे हो, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनके साथ चाइना काम करना चाहता है. इनको वो होता है ना कि अपनी साइड लेकर आना, ये यूएस की साइड ना चले जाए. तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफेंस डिप्लोमेसी का यूज. डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शंस, एक्टिविटीज, पॉलिसीज, ताकि यू कैन बिल्ड एंड मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी. ये डिप्लोमेसी के अंदर मतलब जितनी ज्यादा ग्रेटर मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको देखने को मिलेंगी. चाइना भी यही कर रहा है अभी इस टाइम पे. तो ड्यू टू इट्स इंटेंसिफाइंग जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन विद यूएस एंड इट्स ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रीजन, चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स मिलिट्री आउटरीच. और ये तो मैंने आपको बताया एशियान के साथ. तो यहाँ पर अगर आप देखो, जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि वो मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात कर रही हूँ, तो चाइना जो अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर रहा है मिलिट्री टू मिलिट्री, उसका एक एग्जाम्पल है ये फ्रेंडशिप शील्ड 2023. ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है. एक तरफ पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की, और एक तरफ लाओतियन पीपल्स आर्म फोर्सेस लाओस की. तो वो एशियान के साथ ही तो कर रहा है. एशियान कंट्रीज जो मेंबर्स हैं उनके साथ चाइना वांट कि वो हमारी साइड पे आ जाए, है ना, हमारी साइड पे रहें. सो इसके साथ चाइना अभी देखो जॉइंट ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है. सो ये मिलिट्री एक्टिविटीज चाइना कर रहा है विद अदर कंट्रीज. China's military engagement with Southeast Asian countries have increased in frequency for several reasons. क्या reasons हैं? ये सारे reasons को मैंने यहाँ पर आपके लिए explain किया है. मैंने एक प्लान की बात करी थी ना, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. सो ये जो प्लान है चाइना का, ये क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. कुछ नहीं है. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करूं तो एक प्लान लगा लो, एक इंपॉर्टेंट प्लान है चाइना's प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, दैट फोकसेस ऑन डिफेंस डिप्लोमेसी, वेयर चाइना वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज थ्रू मिलिट्री कॉपरेशन. और ये क्यों करना चाहता है, इसके रीजंस क्या हैं, देखो. फर्स्टली यू सी, one of the reason is China's perception of threat from United States. China is worried कि US का increasing military engagement with the countries in Asia Pacific region, especially those जिनका China के साथ conflict है in the South and Southeast China Sea, तो वहाँ पर China को एक threat है to its own security. तो ये जो एशियन कंट्रीज है इनका क्या कहना है, मतलब उनके हिसाब से देखते हैं. तो एक सर्वे शोड दैट 27% ऑफ पीपल इन द एशियन कंट्रीज हैव कॉन्फिडेंस इन दिस GSI. GSI इज दैट चाइनाज प्लान ओनली, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. जैसे एशियन में कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड. अब यहाँ पर कंबोडिया, ब्रुनेई की बात करें, दे हैव कॉन्फिडेंस इन दिस इनिशिएटिव. लेकिन इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, दे हैव लेस कॉन्फिडेंस. तो यहाँ अगर आप देखो तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं. इंडोनेशिया हैज वेलकम चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. वहीं दूसरी तरफ वियतनाम मेंटेन्स अ न्यूट्रल स्टैंस. म्यांमार की बात करें तो पीपल हैव लेस कॉन्फिडेंस इन दिस प्लान ऑफ चाइना, लेकिन चाइना इज मेकिंग स्टिल पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन दैट कंट्री. तो ये बात है. China is facing competition from United States in its effort to establish influence over Southeast Asia. चाइना को पर्टिकुलरली ये जो यूएस का फिलीपींस के साथ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है ना, इससे भी कंसर्न है चाइना को ऑब्वियसली. तो चाइना हैज़ बिन, एक जो फिलीपींस ने अभी डिसीजन लिया टू ग्रांट यूएस एक्सेस टू 4 एडिशनल मिलिट्री बेसिस देयर, तो चाइना हैड अ थ्रेट. तो यहाँ पर लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये जो फिलीपींस की बात करूं तो यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस इन द फिलीपीन, इट प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑल्सो ड्यूरिंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. हो सकता है क्योंकि ये मिलिट्री बेस, मतलब दीज कैन सपोर्ट द एक्टिविटीज लाइक रीफ्यूलिंग, सप्लाइंग वॉरशिप्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलियंस, कंट्रोलिंग द क्रिटिकल सी रूट्स इन द साउथ चाइना सी. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं. आर्टिकल कहता है एंड में कि China is adopting a combination of aggressive military posturing and diplomatic efforts in the Southeast Asia.
However, despite China's military and economic advantages in the region, it needs to demonstrate to Asian countries that it can exercise restraint and act in accordance with the code of conduct in the South China Sea. This is important for gaining ASEAN's confidence in the global security initiative. Without such assurance, Asian countries are likely to continue hedging and balancing between the American and Chinese influence in the region. वो बोल रहे हैं कि ऐसे एग्रेसिव मिलिट्री पॉस्चरिंग से नहीं होगा. यू नीड टू, मतलब अगर आप ये बताओ, अगर आप एशियन कंट्रीज़ का या मेंबर्स का कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो इन दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो यहाँ पर आपको यू नीड टू डेमोस्ट्रेट देम, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग विद द कोड ऑफ कॉन्डक्ट. ऐसे चलना चाहिए, राइट? अदरवाइज तो अभी तो देयर इज अ कंटिन्यूइंग हेजिंग और बैलेंसिंग, एक तरफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस, एक तरफ चाइनीज इन्फ्लुएंस रीजन के अंदर, तो कौन सी कंट्री किधर, ऐसा हो रखा है. ठीक है, तो ये है इस आर्टिकल का पूरा असेंस, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा. चलते हैं फिर अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है रेयर डिसीजेस की. पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं. नेशनल रेयर डिसीजेस. दिल्ली हाई कोर्ट ने have taken a proactive step to address the challenges जो patients face कर रहे हैं, जो patients rare diseases के patients हैं. कैसे? Step is by establishing a 5-member panel committee to implement the center's rare diseases policy effectively. तो यहाँ पर एक कमेटी की बात करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी और एक रेयर डिसीजेज ही क्या होते हैं. पहले तो जो कमेटी बनी है ना, ये इसका काम है टू इंश्योर करना कि पेशेंट्स जो एम्स के अंदर एनरोल्ड हैं उनको टाइमली ट्रीटमेंट और बेनिफिट मिले उस पॉलिसी का. कौन सी पॉलिसी का? नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी 2021. रेयर डिसीजेस क्या होते हैं? कुछ 6,000 से 8,000, लाइक देर आर 6,000 to 8,000 क्लासिफाइड रेयर डिसीजेस, बट लेस देन 5% हैव थेरेपीज, तो वो रेयर डिसीजेस हैं. मतलब 95% रेयर डिसीजेस का कोई अप्रूव ट्रीटमेंट ही नहीं है. और ये जो डिसीजेज होती हैं 80% इनका जेनेटिक ओरिजिन होता है, राइट? तो ब्रॉडली रेयर डिसीज इज डिफाइंड एक ऐसी हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रिविलेंस दैट अफेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, लेकिन मैनी रेयर डिसीजेज कैन बी सीरियस, क्रॉनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग. और ये जो पॉलिसी है नेशनल रेयर डिसीजेस पॉलिसी, ये कहती है कि ये जो यहाँ रेयर डिसीजेस को लेके खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सो लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, रेयर डिसीजेस को लेके स्क्रीनिंग, डिटेक्ट हो जाना, इंक्रीज फोकस ऑन रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. तो इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली ग्रुपिंग कर दी. जैसे ग्रुप 1 के अंदर आपने डाल दिए डिसऑर्डर्स जिनको 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ग्रुप 2 के अंदर वो डिसीजेज दैट आर लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए. ग्रुप 3 के अंदर आपने वो डिसीजेज डाल दिए दैट आर लाइक ट्रीटमेंट है लेकिन हाई कॉस्ट, लाइफ लॉन्ग थेरेपी, ये सब चैलेंजेस आते हैं. तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है इस पॉलिसी के अंदर? फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है. जैसे 50 लाख का सपोर्ट दिया टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ दोज रेयर डिसीजेस, राइट? तो ये सब कुछ है. अभी ये नेशनल रेयर डिसीज कमेटी जो है वो बनाई जा रही है, दैट इसका एम है कि ये इंश्योर करें कि एम्स में जो पेशेंट्स एनरोल्ड हैं उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए, राइट? और मैंडेट है कमेटी का दैट वुड ब्रॉडली बी टेकन टू टेक ऑल द स्टेप्स दैट आर नीडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, राइट? सो यहाँ पे आपको मेडिकल प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलेंगे. और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, फोकस करना पेशेंट्स पे और इंडिविजुअल केसेस को इवैल्यूएट करना टू अंडरस्टैंड उनकी मेडिकल नीड्स और ट्रीटमेंट. पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजीज और गाइडलाइंस बनाना फॉर ट्रांसलेटिंग द पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं इनटू एक्शंस. ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज कंगेर वैली नेशनल पार्क. कहाँ है ये नेशनल पार्क? ये आपको मैप में ही दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर. करेक्ट, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क. थोड़ा सा अगर आप देखो ध्यान से तो नीचे छत्तीसगढ़ साउथ में लगता है, छत्तीसगढ़ के साउथ में आ जाते हैं. सो होमवर्क, नेशनल पार्क, जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया छत्तीसगढ़ के अंदर हैं उनको आप लोकेट करोगे आज, ये आपका होमवर्क है. न्यूज़ में क्यों है?
A rare Indian mouse deer or spotted chevrotin was recently spotted in this national park in छत्तीसगढ़। जो स्पीशीज की बात हो रही है यहाँ पर, जिस एनिमल की बात हो रही है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले इस कंगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में जान लो। बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट की जगदलपुर, वहाँ पर ये पार्क लोकेटेड है। ये पार्क को स्टेटस मिला नेशनल पार्क का 1982 के अंदर। और जो नेम जो इस पार्क का आता है फ्रॉम दिस रिवर ओनली, एक रिवर है कांगेर रिवर, वहीं से कांगेर वैली नेशनल पार्क नाम पड़ता है। टोपोग्राफी बहुत ही हिट्रोजीनियस है। यहाँ पर आपको लैंड फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी रेंजिंग फ्रॉम लो फ्लैट जेंटल एरियाज टू स्टीप स्लोप्स, प्लेटूज, वैलीज, स्ट्रीम कोर्सेज, ये सब। एक वाटरफॉल लोकेटेड है, वो ध्यान में रखना, तीरथगढ़ वाटरफॉल है, दैट इज लोकेटेड इन द कंगेर वैली नेशनल पार्क। बाकी it is home to 3 exceptional caves that are famous for their structures of Kutumbasar, Kailash and Gandham, stalagmites and stalactites। ये आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको पता होगा। आज आपके लिए चलो ये ही होमवर्क है, एक और होमवर्क मिल गया है आपको, कुछ नहीं करना, इसके बारे में पढ़ना है बस। तो पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर रह जाएगा। ये बेसिकली जो केव्स हैं अगर आपको पता हो तो लाइमस्टोन केव्स है ना। सो इट इज़ नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ दीज अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स। तो आपको इनके बारे क्या है ये टर्मिनोलॉजीज, ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेजिटेशन की बात करूँ तो सॉल्ट, टीक, बैम्बू और ये तरीके के फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर देखो तो मॉइस्ट डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और एनिमल्स में टाइगर्स, माउस डियर, लेपर्ड्स, जैकल, चीतल, सांबर, ये सब आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स यू विल फाइंड। इस स्पीशीज की बात हो रही है जो हमको मिला है रेयर इंडियन माउस डियर और स्पॉटेड शेवरेटिन, तो दैट इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट डियर है इन इंडिया, हाईली नॉक्टर्नल, मॉस्क्यूल इंडिका ये इसका साइंटिफिक नेम है, आप इसको बस ध्यान में रख लोगे काफ़ी रहेगा। लेकिन मतलब इट इज़ मेनली फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया विद सम ओल्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम नेपाल। श्रीलंका हैज़ अ स्पीशीज दैट इज द स्पॉटेड शेवरेटिन ओनली। इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स, मतलब ईस्टर्न घाट्स में भी अप टू उड़ीसा और सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको ये स्पीशीज देखने को मिलेगी। 20 से छोटा, मतलब छोटे से हैं, वेट है 2 to 4 kgs, 20 to 30 सेंटीमीटर एट शोल्डर हाइट, 3 चैम्बर्ड स्टमक है। It forages on the forest floor for fruits, roots, leaves, herbs और इन्हें क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स खाते हुए भी देखा गया। लीस्ट कंसर्न, IUCN स्टेटस ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो गिव योर फीडबैक इन द चैट सेक्शन, डू लेट मी नो बाय मार्किंग योर अटेंडेंस ऑल्सो। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। मेंस का आंसर ज़रूर लिखना, आज के जो एडिटोरियल्स हमने कवर किए हैं उससे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीलिम्स रिलेटेड भी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। विजिलेंस कमीशन के बारे में कल पहले सेशन में आते ही वो कर लेंगे, और आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ के आ सकते हो, तो दोनों बार आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best.